हमारा टॉपिक कहाँ से बच गया था? फेज ऑफ सब्सटेंस। फेज ऑफ सब्सटेंस से दोटा हमारा नेटवर्क इशू कन हुआ था, उसके कारण दोटा कट गया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, फेज ऑफ सब्सटेंस से। ठीक है, कि फेज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। तो देखो, अगर कोई भी चीज सॉलिड होता है तो वो जैसे कि आप किसी भी बर्तन में चौक को, सैंड को, सबको मिला दीजिए, पानी को मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या आप किसी भी लकड़ी को पानी से सेपरेट कर सकते हैं? कि लकड़ी जो है आपका सॉलिड है और पानी है आपका लिक्विड है। ओके, तो फेज ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? जैसे आइस हुआ। ठीक है, तो आइस और वाटर को आप मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं अपने हाथ से। तो फेज ऑफ सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो फेज होता है जहाँ पे, जिसपे जो हम उसको फिजिकली और मैकेनिकली जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फेज ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो फेज ऑफ सब्सटेंस क्या हुआ हमारा? फेज ऑफ सब्सटेंस मतलब कि इट इज द homogeneous condition of a material, homogeneous condition of material which is physically distinct वो क्या होता है कि हम उसको फिजिकली हम बता सकते हैं कि वो हमारा सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। ओके, किस फेज में है, तो उसको हम अपने आंख से देख करके, मतलब फिजिकली प्रेजेंट होकर, नॉट ए वर्चुअली। एक फिजिकल टर्म होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल जो हम कर रहे हैं, जो हम एक्चुअल में नहीं है लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, वो हुआ वर्चुअल। और फिजिकल जो आप दूटा ऑफलाइन क्लास में करते हैं, वो हुआ फिजिकल। ओके, तो इसको हम फिजिकली जो है हम बता सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, और क्या बता सकते हैं? और एंड इट कैन बी सेपरेटेड, और इट कैन बी सेपरेटेड मैकेनिकली। उसको हम मैकेनिकली दोटा सेपरेट कर सकते हैं। तो मैकेनिकली मतलब कोई मशीन नहीं होता, मैकेनिकली मतलब सिर्फ मशीन को मत समझिए। जैसे आप हाथ से कोई भी चीज सेपरेट करें, जैसे कि मम्मी जो होता है कि चावल होता है, चावल से कंकर बाहर निकालती है, तो वो क्या हुआ? मैकेनिकली हुआ। ओके, मतलब खुद ह्यूमन खुद से कर रहा है। ओके, उसको बोलते हैं मैकेनिकली। ये हो गया फेज ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब आते हैं फेज डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फेज डायग्राम का। तो फेज डायग्राम क्या है? तो फेज डायग्राम क्या, ये एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का। मतलब यह किसी भी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ओके, मतलब उसका सारा कंडीशन बताएगा। ऑब्जर्व विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये प्रेशर और टेम्परेचर का वो ग्राफ है जो कि किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बताएगा, उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ओके, तो फेज डायग्राम क्या लिखेंगे? इट इज द graphical representation of pressure and temperature at which substance lie in which phase। सब्सटेंस किस फेज में है वो बताता है, कितने प्रेशर पे और कितने टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं फेज डायग्राम। ओके, तो फेज डायग्राम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेज डायग्राम? फेज डायग्राम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है?
ठीक है। तो इसका पहला कैरेक्टर है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि तो आपका जो फेज डायग्राम है, तो जितना भी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज है वो सब बताएगा कि कौन कहाँ पे सॉलिड है, कहाँ कितना प्रेशर टेम्परेचर पे सॉलिड होगा, कितना प्रेशर टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, कितना पे गैस होगा। ओके, तो पहला कैरेक्टर क्या हुआ, डिफरेंट फेज ऑफ substance can be shown in a phase diagram। ये हुआ इसका पहला गुण, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ओके। तो इसमें जब इसमें तीनों फेज आ जाएगा, इसमें तीनों फेज आ गया, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज आ गया, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एक प्रेशर टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस आपका क्या होगा, सॉलिड में होगा, कोई लिक्विड में होगा, कोई गैस में होगा, और कुछ ऐसा कंडीशन भी आ सकता है कि सब्सटेंस आपका सॉलिड और गैस में तीनों में हो। ओके, जैसे कि हमने आपको पीछे में क्या बताया था, बॉइलिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, फोर फ्रोस्ट, उसमें क्या था कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, एक कन्वर्जन है। तो यह कितने प्रेशर और कितने टेम्परेचर पे वो क्या होगा वही बताएगा। तो ये क्या बताएगा, इट इंडिकेट phase of a substance and equilibrium of phase of substance, equilibrium of phase of substance at particular temperature and pressure। ओके, ये इसका सेकेंड यूज हुआ। ओके, तो इट इज दो यूज पर आता है। ओके, और तीसरा यूज में है, ये भी बता, तीसरा यूज इसका कि किस कंडीशन पे कोई भी सब्सटेंस होता है इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहला क्या था, सारा फेज के बारे में मालूम कर लिया, फिर कौन सा फेज किस रीजन में होगा ये भी मालूम कर लिया, और तीसरा पॉइंट हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, इट आल्सो इंडिकेट condition at which phase is in equilibrium, फेज इक्विलिब्रियम पे किस कंडीशन में होगा उसके बारे में बताएगा। ओके, तो इससे हम इसे ये भी पता कर सकते हैं कि हमको सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करना होगा, लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, कितना प्रेशर देंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, तो वो हमारा सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होगा। ओके, इसका चौथा यूज में क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स टू नो कन्वीनियंट वे फॉर कन्वर्जन ऑफ फेजेस। ओके, तो ये इसका चार यूज हुआ। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं कि फेज डायग्राम का क्या कैरेक्टर है। पहला है कि कौन सा सब्सटेंस किस फेज में होगा वो मालूम करने का डायग्राम में, और ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा इक्विलिब्रियम पे है।
ओके। और यार इंडिकेट कर बताएगा कि किस कंडीशन पे वो इक्विलिब्रियम हो सकता है, कब सॉलिड होगा, कब लिक्विड होगा, कब गैस होगा। अगर हमको कन्वर्ट करना होगा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और गैस टू सॉलिड। ओके, बहुत सारा प्रोसेस करने बताया था। ओके, यहाँ पे देखिए बॉइलिंग बताया था, मेल्टिंग बताया था। देखो यहाँ मेल्टिंग बताया था, बॉइलिंग बताया था, इवेपोरेशन बताया था, और बताया था सब्लिमेशन बताया था, और बताया था कंडेंसेशन बताया था, होल फ्रोस्ट बताया था। ये सब के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, ओके। तो ये हो हमारा करेक्टर ऑफ द फेज डायग्राम। ओके, तो अब थोड़ा सा फेज डायग्राम पे आते हैं। हमारा फेज डायग्राम कहाँ गया? ये हुआ, देखो ये हुआ हमारा फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में क्या है हमारा, देखो यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो कितना पे आपका जो होगा वो सॉलिड बनेगा, कितना पे लिक्विड बनेगा, कितना पे गैस बनेगा, वो सब दिया हुआ है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, इस फेज पे इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर रहेगा तो सॉलिड बनेगा। पहला में इस फेज में इतना प्रेशर टेम्परेचर पर रहेगा तो लिक्विड बनेगा, और इतना लिक्विड इतना प्रेशर टेम्परेचर पर रहेगा तो वो गैस बनेगा। तीन फेज है, तीन डिफरेंट फेज है। अच्छा, तो कंडीशन आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये समझना है कि फेज डायग्राम क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं हम ए बी की बात करते हैं। ओके, तो देखो इधर आपका सॉलिड है और आपका लिक्विड है, और ये आपका ए बी है। तो ए बी ने क्या बताएगा कि किस कंडीशन पे जो है आपका सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे होगा। ओके, तो ए बी क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। बस आपको इतना ही जानना है, आपको कंडीशन नहीं जानना है, कंडीशन साइंटिस्ट को जानना है, आपको नहीं जानना है। फॉर द इलेवेंथ स्टैंडर्ड इन द एसी की बात करते हैं, तो एसी में क्या है, यहाँ लिक्विड है और यहाँ पे आपका गैस है। तो अब ये बताएगा, जो एसी बताएगा वो क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड एंड गैस, इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड एंड गैस। ओके, और जो ये स्टेटमेंट है आपका एडी है, तो देखो एडी में क्या आपका, इधर आपका सॉलिड हो गया और इधर आपका गैस हो गया। तो जो एडी है वो आपका क्या बताएगा, एडी आपका बताएगा इक्विलिब्रियम ऑफ द सॉलिड एंड गैस। इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड एंड गैस। अच्छा, अब हम पॉइंट ए की बात करते हैं। तो पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट ए पे जो है हम एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे जो आपका सब्सटेंस है वो आपका सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। तो पॉइंट ए इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द पॉइंट इन, इट इज अ कंडीशन of the pressure and temperature at which water exists in the solid, liquid and gas on phases। जितना प्रेशर और टेम्परेचर पे सब्सटेंस आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे होगा वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है आपका 273.16 केल्विन। कितना होता है 273.16 केल्विन एंड 06.03 इंटू 10 पे पावर -3 एटमोस्फेयर। ओके, इतना होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे लिखिए आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या लिखिएगा, इट इज द कंडीशन एट विच वाटर
exist in all three phases solid, liquid and gas. ओके और ये कंडीशन कितना है 273.16 केल्विन एंड 6.03 into 10⁻³ atmosphere. Okay, it is the condition of the टेपर पॉइंट ऑफ वाटर. और इसको दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, इस प्रेशर का दूसरे फॉर्म लिख सकते हैं 4.58 mmHg. ओके ओके अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. ओके तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन MP एंड BP. तो देखो कुकर में हम खाना पकाते हैं तो जल्दी पकता है और अगर हम टसना में खाना पकाते हैं तो वो थोड़ा देर से पकता है. टसना मतलब समझते हैं. ओके तो कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है क्योंकि कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है और प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से क्या होगा ओके तो देखो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है अगर प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा तो आपका BP बढ़ेगा और आपका MP क्या करेगा डिक्रीज करेगा. सीधे उल्टा होता है. और अगर प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा तो आपका BP जो है वो डिक्रीज करेगा और MP आपका इंक्रीज करेगा. उल्टा होता है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. ओके MP एंड BP आर द अपोजिट नेचर. अब देखो अब पहाड़ पे खाना बनाने जाओगे तो वो खाना देर से बनेगा क्योंकि वहां पे प्रेशर कम है तो BP आपका डिक्रीज कर गया. तो देखो तो BP आपका वो पॉइंट है जहां तक वाटर रीच करेगा इन द लिक्विड फेज. ओके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द टेम्परेचर at which it reaches to a temperature in the liquid phase. It is the boiling point of water. It is boiling point को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं BP is the temperature at which water reach in liquid phase. तो अगर हमारा आपने क्या पूछा माउंटेन पे कुकर में कहाँ खाना बनाने में ज्यादा. हाँ हमने हमने हम जमीन की बात कर रहे हैं हमने माउंटेन की बात नहीं की बने. मैंने अब क्या बोला BP द टेम्परेचर एट विच द वाटर रीच इन द लिक्विड फेज. ओके हमने देखो हमने कुकर की बात नहीं की. देखो हमने आपने पूछा आपका कहानी समझाते हैं. ओके तो देखो यह वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड जोटा है लिक्विड फेज में वो टेम्परेचर जोटा पहुंच सकता है उसको बोलेंगे BP. तो अगर हमारा जो है BP बढ़ गया अगर हमारा BP बढ़ गया BP इंक्रीज करेगा तो क्या होगा तो जो वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा. ओके और टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा और जब ये इंक्रीज करेगा तो ये आसानी से पक जाएगा इजी टू कुक. ओके ये हमारा जो है कहानी है. अब हमने आपको दो बात किया मैंने आपको एक बार में एक ही चीज लगना हम जमीन पे हैं. ओके ओके हम जमीन पे हैं और जमीन पे ही खाना बना रहे हैं. तो एक में बना रहे हैं हम कुकर में खाना बना रहे हैं और एक पैन होता है जिसको तसला बोलते हैं हिंदी में. हम
यहाँ बेटिया का हमको पता नहीं है, चाहे सिवान का। ओके, तो हम पेन ले लिए कोई भी। ओके, देखो टसना बोलते हैं हमारी भाषा में, हम पटना में रहते हैं ना, टसना जानते हैं उसको। तो हम उसमें खाना पका रहे हैं, तो टसना में जो हम ढक के नहीं रखेंगे, और कुकर में क्या करेंगे, ढक के रखेंगे। और जब उसको ढक कर रखेंगे तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया। ओके, प्रेशर बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली खाना हमको आसानी से पक जाएगा। ओके, लेकिन जो टसना है उसमें क्या होगा, टसना में क्या है कि प्रेशर का कोई चीज नहीं है। प्रेशर का कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे। ओके, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे बीपी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। और बीपी नॉर्मल रहेगा तो खाना जो है इसके कंपेयर में यहाँ पे खाना आसानी से पकेगा। अच्छा, अब हम दो कंडीशन लेते हैं। अब हम कुकर लेते हैं, ठीक है। अब कुकर में खाना बना रहे हैं, तो कुकर में दो जगह खाना बना रहे हैं। एक है आपका लैंड एरिया में, मतलब हमारा जो है स्थान है जहाँ हम रहते हैं, और दूसरा हम बना रहे हैं हिली एरिया में। ओके, तो हमने कुकर सेम लिया, और हमने क्या किया, जमीन पे खाना बना रहे हैं, तो जमीन पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो अब बीपी ज्यादा होगा। अब बीपी ज्यादा होगा तो वाटर का टेम्परेचर जो होगा वो वहां तक इजिस्ट कर मतलब पहुंचेगा। लेकिन इन द केस ऑफ हिली एरिया वहां पे क्या होगा, प्रेशर आपका घट गया तो बीपी आपका घटेगा, और बीपी घटेगा तो टेम्परेचर जो होगा पानी का वो घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो चावल नहीं पकेगा आसानी से। ओके, तो ये हमारा प्रेशर कंसेप्ट है। और हमेशा मेल्टिंग पॉइंट और बर्निंग पॉइंट का जो कंसेप्ट है तो उसे उल्टा होगा। इस तरह से आप पीपी को याद रखिएगा। दोनों दो स्टोरी है। यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ पूछिए, हाथ खड़ा किए, पूछिए। कुछ पूछना है क्या? एक आपको पूछना है कि हम पूछे कुछ? देखो, क्या कुकर के अंदर प्रेशर से मतलब, हम्म, हाँ कुकर का मतलब प्रेशर ज्यादा ना होगा उसका उसके अंदर। क्योंकि देखो कुकर में क्या होगा कि ढक दिए तो जितना भी जा रहा है, तो मतलब वो जितना भी भाप बन रहा है वो क्या बन रहा है, बाहर तो जा नहीं रहा, वो एटमोसफेयर से कांटेक्ट नहीं है। तो भाप क्या करेगा, प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा। और स्टीम इंजन में तो वही होता है ना, कि प्रेशर बढ़ता है तो गाड़ी चलता है। कुकर में प्रेशर बढ़ने का मतलब यही होता है, कुकर में प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ, हिली एरिया में प्रेशर कम होगा, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर कम जाता है। वो ज्योग्राफी में पढ़ना है। हाँ, दो ज्योग्राफी में यही पढ़ना है। और कुछ हिली एरिया में एटमोसफेयर कम होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपके पास एक बाल्टी पानी है, हमने क्या क्या बोला, तो वो कुकर को कैसे अफेक्ट करता है? करेगा नहीं, करेगा नहीं जी। देखिए, हमने हमने एक चीज कांस्टेंट, देखो हमने एक चीज कांस्टेंट लिया, ठीक है। कुछ भी होगा तो हमने एक चीज कांस्टेंट चीज लिया ना। हमने एक कुकर कांस्टेंट लिया, एटमॉस्फेयर हमारा डिफरेंट हुआ, तो एकदम से थोड़ी चेंज कर जाएगा। माने कि कोई भी चीज एडियाबैटिक थोड़ी होता है। तो कुकर भी नेटे तो कुकर भी पूरा एडियाबैटिक 100% कुछ भी नहीं होता। तो एटमोसफेयर से ना कुछ कनेक्शन होगा ही ना। हाँ, कुछ कम कनेक्शन होगा उसके कंपेयर में। जब हम लैंड की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, ठीक है, जमीन पे हैं, तो जमीन पे जो है नॉर्मल खुला हुआ पूरा है, और एक ढक दिए, तो ढक दिए तो वो पूरी की पूरी एडियाबैटिक थोड़ी होगा। कुछ तो हीट का एक्सचेंज होगा, कुछ तो प्रेशर का एक्सचेंज होगा। एडियाबैटिक कुछ होता ही नहीं। ओके, हम कंपेयर की बात कर रहे हैं, एज कंपेयर टू।
ओके, और जब हमने कुकर को लिया तो हमने एक हिंदी एरिया लिया, तो हिंदी एरिया में क्या होगा कि जो है प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम गया, ठीक है। तो हमने उसमें ढक्कन लगा दिया, तो पूरा पूरा थोड़ी ढक्कन लग जाएगा, कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा ही बाहर से ना, बाहर से कुछ ना कुछ कांटेक्ट होगा। इसने जो उसके कंपेयर में जो है हम कंपेयर में कम होगा, मतलब यहाँ पे खाना आसानी से पकेगा आपके घर पे, और जो हिंदी एरिया में खाना थोड़ा देर से पकेगा कुकर में, कंपेयर की बात कर रहे हैं। ओके, और कुछ? ठीक है, हम एक बाल्टी पानी लेते हैं, एक बकेट पानी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास एक बकेट पानी है। ओके, इसमें जो है इन देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने क्या किया, 1 केजी चीनी डाला, 1 केजी इसमें क्या डाला, चीनी। वाटर है ना, 1 केजी नहीं, केजी में नहीं बात करते हैं, मोल में बात करते हैं हमसे। इसमें जो है हमने 10 मोल शुगर लिया, ठीक है, हमने इसमें 10 मोल शुगर लिया, ठीक है, और दूसरा बाल्टी में हमने क्या किया, एक बकेट पानी है हमारा, अब हमने इसमें क्या लिया, 10 मोल नमक लिया। ओके, तो हमने नमक का पानी बराबर लिया, ठीक है, तो किसका बीपी ज्यादा होगा, बाल्टी नंबर ए का कि बाल्टी नंबर बी का, किसका बीपी ज्यादा होगा, सेकंड का। हेमंत, आपके अनुसार क्या आंसर है, किसका पानी ज्यादा, किसका बीपी ज्यादा होगा, नमक वाला कि पानी वाला का? दोनों का बीपी बराबर होगा, या पढ़े हैं? सही है ना हेमंत, आपने पढ़ा हो तो आपको पता है ना, हम सही बोले, 10 मोल चीनी ने तो 10 मोल पानी ने, कुशन को नहीं पता वो तो हमको ही पता है कि आपको नहीं पता होगा, आपकी दीदी को पता होगा चीज। हाँ, वो हम भी जानते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट does not depend on nature of impurity added। ओके, हम किस तरह का इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन एडेड। ओके, नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि आप चीनी नहीं है कि क्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बीपी एंड एमपी डिपेंड्स अपॉन amount of impurity added। आपको एक चीज पता था? ओके, और इसके बारे में क्या लिखिए, दिस इज कॉल्ड रॉल्स लॉ। ये हमको यहाँ नहीं पूछेगा, आपको केमिस्ट्री में पूछेगा, बता देते हैं फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। नेचर पर डिपेंड नहीं करता, रॉल्स लॉ पढ़े होंगे तो ना, 12 में पढ़ना, कंडीशन चैप्टर में, केमिस्ट्री, नॉट इन फिजिक्स। ओके, रॉल्स लॉ बहुत पूछता है, हर बार पूछता है, बोर्ड में पूछता ही है 12 स्टैंडर्ड में,
इन द केमिस्ट्री। अच्छा हम अपनी बात करते हैं, हम थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दे दिए। देखो आपके पास एक बर्फ है, ठीक है, और बर्फ का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस है, और इसको आपको कन्वर्ट करना है वेपर में 120 डिग्री सेल्सियस में। कैसे होगा? आइस को कन्वर्ट करना है वेपर में 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन कौन सा स्टेप होगा हम इसकी चर्चा करते हैं। और जो हम ग्राफ इसमें जो ड्रॉ करेंगे, ओके, तो द ग्राफ विच रिप्रेजेंट फेज कन्वर्जन is called हीटिंग कर्व। तो एक ही बात, तो सॉलिड से सीधे गैस नहीं ना बन जाएगा, हमको स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं ग्रीन पेन, ठीक है, कोई दूसरा पेन लेते हैं, बहुत एक ही पेन कितना यूज करें, काला पेन है, सही है। देखो ये आपका आइस है, आइस आपका कहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सबसे पहले इसको हीट करेंगे तो ये कितना पे आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, सबसे पहले इसको हीट करेंगे तो पहले इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, और इसका मान कितना होगा ms डेल्टा थीटा। ओके, अभी आइस बन गया। अब आइस के बाद क्या बनेगा, पानी बनेगा। ओके, अब इसको हीट करेंगे कितना m इंटू एल नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये क्या कन्वर्ट होगा पानी में, लिक्विड स्टेट में एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फिर इसको हीट करेंगे, तो फिर इसको हीट करेंगे तो क्या होने वाला है, ये कन्वर्ट होगा पानी में एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका मान कितना होगा ms डेल्टा थीटा। अब पानी को अब 120 डिग्री सेल्सियस पे कब पहुंचेगा, वेपर स्टेट में पहुंचेगा इन द आइडियल कंडीशन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हीट करेंगे मास इंटू नेटेड हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर, तो ये कन्वर्ट किस पे होगा वेपर में एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको हीट कितना करेंगे ms डेल्टा थीटा जितना भी होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दो भी, वेपर दो भी हो, तो वो कन्वर्ट किस पे होगा वेपर में एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो इतना सारा स्टेप है, ये समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया सबको। अब देखो ये स्टेप समझ में आ गया, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कितना टेम्परेचर, तो इधर लिखते हैं टेम्परेचर, ठीक है, इधर लिखते हैं टेम्परेचर, एक मिनट, नहीं नहीं, इधर टेम्परेचर, इधर टाइम और इधर टेम्परेचर, इधर लिखता हूँ टाइम और इधर लिखता हूँ टेम्परेचर। ओके, तो शुरू में हमारा कितना पे था -20 पे था, तो -20 से कहाँ पहुंचा, कोई कमेंट आया क्या, क्या कमेंट है, हाँ। ओके, तो देखो पहले -20 से कहाँ पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। ओके, -20 से 0 पे पहुंचा, फिर हीट करेंगे तो टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, सिर्फ फेज का चेंज होगा। फिर 0 से कितना पहुंचेगा 100 पे पहुंचेगा। ओके,
और फिर हीट करेंगे तो क्या होगा, टाइम के साथ फिर चेंज नहीं करेगा, वेपर में रहेगा, और वेपर के बाद क्या होगा, ये 120 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। ओके, ये हुआ हमारा स्टेप हुआ। ओके, दिस इज द प्रोसेस -20 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस इनटू द 120 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेपर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसी कर्व का नाम क्या है, हीटिंग कर्व। आज के लिए इतना ही। इट इज कॉल्ड हीटिंग कर्व। ओके, अल्टीमेटली वी हैड डन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? टाइम भी कम, 1 ही मिनट बचा, नहीं बचा मतलब। ओके, थैंक यू। I expect everything is okay.